Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss some very important points of this poem Childhood written by Marcus Newton. These points are important. आपके जो points हम आज जो discuss करने वाले हैं ये all competitive exams आपकी जितने भी teaching competitive exams हैं उसमें जब आपका कोई poem देते हैं ना उसका unseen passage टाइप से जब देते हैं उसमें इस तरह से डीप क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं और उसमें वो क्वेश्चन जो पूछते हैं ना उसके लिए आपके पोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस पोम को आज हमने बहुत डीप एनालाइज किया है इसको. सो नाउ लेट स्टार्ट. Here is a detailed analysis of the literary devices used in the poem. इस पोम में जितने भी लिटरेरी डिवाइस हुए हैं उन सबको हमने बहुत अच्छे से डिटेल से एनालाइज किया है. रिटन बाय मार्कस न्यूटन अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशंस इन हिंदी फॉर ईच डिवाइस. और हर डिवाइस को हमने उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है. सो नाउ लेट स्टार्ट. फर्स्ट वन इज रिफ्रेन. रिफ्रेन मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ इस और फिगर ऑफ स्पीच. ये आपकी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पोइट जो है वो अपने पोम को इम्फेसाइज करने के लिए उसको स्ट्रेस देने के लिए एक लाइन को बार बार रिपीट करता है विद इन इंटरवल्स. इंटरवल्स मीन्स एक लाइन को उसने बोल दिया फिर अपने 2 या 3 लाइन को उसने अपनी लैंग्वेज में उसको कंपोज किया फिर जो सेम लाइन थी ऊपर से उस लाइन को फिर से उसने रिपीट कर दिया. तो एक लाइन को विद इन इंटरवल्स उसको जब रिपीट करते हैं सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्रेन. एज नाउ सी इन दिस पोम. इस पोम में हम देखते हैं डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज रिफ्रेन? रिपीटिशन ऑफ अ लाइन और फ्रेज एट इंटरवल्स इन द पोम. जब किसी पोम में कोई लाइन और कोई फ्रेज एक इंटरवल से जब रिपीट होता है बार बार सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्रेन. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया. फर्स्ट स्टेंजा फर्स्ट लाइन, सेकेंड स्टेंजा फर्स्ट लाइन, थर्ड स्टेंजा फर्स्ट लाइन, फोर्थ स्टेंजा फर्स्ट लाइन. बट वहाँ पर वैन की जगह वेयर वर्ड को यूज उन्होंने कर दिया है. बट सेम मैंने उन्हें चारों स्टेंजा में यूज बार बार रिपीट किया है कि वैन डिड माई चाइल्डहुड गो. सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्रेन. पर्पस. व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट? पोइट का रिफ्रेन जो आपकी लिटरेरी डिवाइस है इसको यूज़ करने का पर्पस क्या होता है? emphasize the poet's longings and confusion about the loss of childhood. अगर हम लॉस ऑफ चाइल्डहुड की बात ना करें किसी पोम की अगर बात करें किसी पोम में जब कोई पोइट रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करता है तो उसका पर्पस एक ही होता है टू emphasize द पोइट्स लॉन्गिंग्स एंड कन्फ्यूजन. उसकी जो लॉन्गिंग्स है उसका जो कन्फ्यूजन मीन्स अपनी बात को बहुत स्ट्रेस देकर वो समझाना चाहता है. सो देन ही यूज लिटरेरी डिवाइस रिफ्रेन. So I think the word literary device refrain is clear to your mind. आपके दिमाग में ये जो लिटरेरी डिवाइस रिफ्रेन है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई है. When you repeat एनी फ्रेज और लाइन्स विद इन इंटरवल्स. जब आप एक इंटरवल से या 2 या 3 लाइन के गैप से जब कोई लाइन को बार बार रिपीट करते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्रेन. नेक्स्ट वन इज एलिटेशन. जैसे कि हिंदी में हम लोग उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं कई बार. तो एलिटेशन मीन्स जब रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. जो कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं वो जब बार बार रिपीट होते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ एलिटेशन है ना. रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट अ बिगनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ क्लोज सक्सेशन. या तो बहुत स्टार्टिंग में ही या एक दो वर्ड के डिफरेंस से जब कोई वर्ड को हम यूज़ करते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ एलिटेशन. I went to some forgotten place that's hidden in an infant face. यहाँ पर repetition of F and H sound. F और H sound को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बार बार वो रिपीट हो रहा है इसलिए यहाँ पर एलिटेशन है. Purpose creates a musical effect and draws attention to specific phrase. कि म्यूजिकल जो इफेक्ट होता है और स्पेसिफिक अटेंशन को थोड़ा सा ड्रॉ करने के लिए पोइट जो है वो एलिटेशन वर्ड को यूज़ करता है. नेक्स्ट वन इज़ इमेजरी. जैसे कि आपने क्लास 11th की एक पोम है द वॉइस ऑफ द रेन है ना. तो वॉइस ऑफ द रेन में उसमें पोइट ने कितने अच्छे से उस पोम को पूरा एक्सप्लेन किया है कि ना द सॉफ्ट फॉलिंग शार. तो सॉफ्ट फॉलिंग शार उसमें क्या इमेजरी आ गई है ना. ये आप महसूस कर सकते हैं कि जब बारिश का मौसम आता है कि छोटी छोटी सी पानी की बूंदें आपके फेस पर गिर रही हैं तो ये क्या इमेजरी
कि जब पोइट इस तरह से अपने वर्ड्स को यूज़ करता है कि आप उसको इमेज कर सकते हैं, उसकी कल्पना अपने माइंड में उसको आप उसकी कल्पना कर सकते हैं अपने दिमाग में. दिस इज कॉल्ड एज अ इमेजरी. डेफिनेशन: द यूज ऑफ विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल पिक्चर. कि आपके दिमाग में इस तरह से बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है कि आपके दिमाग में एक वो पिक्चर बन जाए, पिक्चराइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ इमेजरी. हिडन, दैट्स हिडन एन इन्फेंट फेस. कि वो एक बच्चे के फेस में छुपी हुई है. Helps the reader to visualize the innocence and purity associated with the child. इसमें क्या है, ये रीडर को हेल्प करता है कि वो उसके बच्चों की जो इनोसेंस है, उसकी जो मासूमियत है, उसकी जो प्योरिटी है, वो बच्चे से एसोसिएट कर सके. जैसे छोटा सा बच्चा होता है, कोई 5 और 6 ईयर ओल्ड जो चाइल्ड होता है, तो वो क्या करता है, उसकी जो मासूमियत होती है ना, आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ इमेजरी. आप उसको इमेज कर सकते हैं, उसको आप कल्पना कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज रिटोरिकल क्वेश्चंस. सो रिटोरिकल क्वेश्चंस कौन से आपकी फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइस होती है. इट मीन्स क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर इफेक्ट नॉट टू बी आंसर्ड. इसमें क्या है कि क्वेश्चन तो पूछा जाता है आपके इफेक्ट के लिए. मीन्स सिंपल क्वेश्चन इज आस्क्ड बट आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड. इसको हम लोग सकते हैं कि क्वेश्चन तो पूछा जाता है बट उसमें जो आंसर होता है वो एक्सपेक्टेड नहीं होता है, या आंसर उसमें नहीं दिया जा सकता है. एग्जाम्पल: व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. अब देखिए यहाँ पे एक ये लाइन है, इसमें आपको कितनी सारी लिटरेरी डिवाइस मिल गई हैं, है ना. इससे पहले आपने इसको इमेजरी भी देखा, इसमें भी आपको मेटाफर भी देखने को मिलेगा. तो अब इसमें आपको रिटोरिकल क्वेश्चन भी मिल गया, इसमें आपको रिफ्रेन भी मिल गया. क्योंकि रिटोरिकल क्वेश्चंस में क्या है, वैन डिड माई चाइल्डहुड को, मेरा बचपन कहाँ चला गया. तो ये आपका कौन सा लिटरेरी डिवाइस हो गया, ये आपका रिटोरिकल क्वेश्चन हो गया इसमें ना. कि इसमें पोइट तो पूछ रहा है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, बट इसमें आंसर एक्सपेक्टेड है क्या, इसमें आंसर मिला नहीं मिला ना, आंसर इज नो. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ रिटोरिकल क्वेश्चन. इमेजरी भी होगी कि इसमें बच्चा देख रहा है कि वो सोच रहा है जब आप कि बचपन कहाँ चला गया, वो कंपेयर करने लगा. कंपेयर करेगा तो आपका मेटाफर हो जाएगा कि इसमें एक उसकी जो मासूमियत है, उसका जो इनोसेंस है, वो एक बच्चे के फेस से कंपेयर की गई है ना. तो कह रहे इसमें एक लाइन में कितने सारे आपको लिटरेरी डिवाइस मिल गए. अभी आप डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर आपको किस फॉर्म में पूछता है, एग्जामिनर आपसे किस वे में पूछता है. रिफ्रेन भी आपका हो गया. रिफ्रेन क्यों हो गया, क्योंकि एक इंटरवल के बाद से इस लाइन को उन्होंने बार बार रिपीट किया है, तो इसलिए लिटरेरी डिवाइस ये आपकी रिफ्रेन हो गई. रिटोरिकल क्वेश्चन भी हो गया, ये मेटाफर भी हो गया. कई जगह इसको पर्सोनिफिकेशन भी बोलेंगे क्योंकि इसको इन्होंने पर्सोनिफाइड कर दिया है इट से, और कई जगह इसको एलिटेशन में भी बोल दिया. अब ये डिपेंड करेगा कि पोइट जो है वो आपसे किस लिटरेरी डिवाइस के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है. सो नाउ द पर्पज क्या है इसका, रिफ्लेक्ट द पोइट्स इंट्रोस्पेक्शंस एंड इमोशनल टर्मोइल. कि पोइट जो है वो अपना जो इंट्रोस्पेक्शंस होता है, अपना जो आत्मचिंतन मंथन जो होता है वो, और इमोशनल जो टर्मोइल्स होते हैं ना, कि भावनाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है व्यक्ति, इमोशनल हो जाता है, उस चीज़ को रिपीट करने के लिए, उस पर एम्फेसाइज करने के लिए पोइट यूज़ करता है. ऐसे प्रश्न जो उत्तर के लिए नहीं पूछे जाते बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होते हैं, और कवि के आत्म मंथन और भ्रम को दिखाता है. मीन्स खुद ही मन में पोइट बहुत ज़्यादा अपने आप में एनालाइज करता है. नेक्स्ट वन इज सिम्बोलिज्म. सिम्बोलिज्म इमेजरी से मिलता जुलता आपका ये फिगर ऑफ स्पीच है. यूज ऑफ सिम्बल्स to signify ideas and qualities beyond their literal meaning. कि जो वर्ड जो यूज़ होता है ना, उसके लिटरल मीनिंग के बावजूद भी उसमें बहुत सारे सिम्बल्स ऐसे होते हैं, वो जो सिम्बोलाइज जो हैं वो आपकी आइडियाज़ क्वालिटीज़ को सिग्निफाई करते हैं. जैसे एग्जाम्पल हेल एंड हेवन. यहाँ पे स्वर्ग और नर्क दो वर्ड पूछे गए हैं. तो स्वर्ग, दे कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी. हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी. स्वर्ग और नर्क जो है वो ज्योग्राफी के भूगोल में भी या भूगोल में भी वो नहीं पाई जा सकती हैं ना. ठीक है. तो यहाँ पे जो हेल और हेवन है वो किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, बिलीव्स एंड इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड. कि बच्चे का जो विश्वास है और उसकी जो इनोसेंस है, उसकी जो मासूमियत है, उसको वो सिंबलाइज कर रहे हैं. मीन्स ये बच्चा ना अब एडल्ट हो रहा है, 11 साल उसके कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसकी मासूमियत फिर भी उसके फेस पे झलक रही है. बोले कि मुझे तो स्वर्ग और नर्क जो अभी तक बताए गए थे
जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अच्छे काम करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, गलत काम करोगे तो आप नर्क में जाओगे। इस तरह से कॉन्सेप्ट रहता है जो बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि भाई वो गलत रास्ते पर ना जाए, कोई गलत काम ना कर सकें। तो इस तरह से हम लोग उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा देते हैं। तो बच्चा इतना मासूम में बोल रहा है कि स्वर्ग और जो नर्क है, हेल और हेवन का जो कॉन्सेप्ट है, वो तो ज्योग्राफी में भी नहीं पाया गया। आखिर ये स्वर्ग और नर्क है क्या? तो ये किसको सिम्बोलाइज कर रहे हैं? द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड और बिलीफ ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे का जो विश्वास है, उसकी जो मासूमियत है, उसको सिग्निफाई कर रहा है, बच्चे की मासूमियत को। तो यहाँ पर आपको जो एग्जांपल जो लिटरेरी डिवाइस हो गया वो कौन सा हो गया? सिंबोलिज्म हो गया। इसके बावजूद एक या एंटीथेसिस भी आएगा। एंटीथेसिस मीन्स क्या है कि व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज आर पुट टुगेदर इन अ लाइन और इन अ सेंटेंस। जब कोई दो अपोजिट आइडियाज वर्ड्स एक साथ किसी लाइन में सेंटेंस में आ जाते हैं तो हियर इज एंटीथेसिस। वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो कौन सी होती है? एंटीथेसिस होती है। तो ये हेल और हेवन जो है वो सिंबोलिज्म के साथ साथ एंटीथेसिस भी है। नाउ सी द पर्पस एज डेप्थ टू द मीनिंग, शोइंग हाउ द पोइट्स बिलीफ चेंज विद द मैच्योरिटी। ये पोइट की जो डेप्थ, उसकी जो गहराई है, उसको दिखाता है, उसको शो करता है कि किस तरह से पोइट का जो विश्वास है वो मैच्योरिटी के साथ साथ वो चेंज हो जाता है। चिन्हों या प्रतीकों का उपयोग जो शब्दों के सामान्य अर्थ से अधिक गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, डीप इमोशंस को शो करते हैं। हेल एंड हेवन बच्चे की या बचपन की मासूमियत और विश्वास को दर्शाते हैं। नेक्स्ट वन इज मेटाफर। मेटाफर में क्या है कि जैसे कि हम लोग सिमली में यूज़ करते हैं ना, सच लाइक एज वर्ड्स को यूज़ करते हैं और कंपेयर रहता है, कंपेरिजन रहता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। बट मेटाफर में क्या है कि सच लाइक एज वर्ड्स जो है दे आर नॉट यूज्ड बट दे आर हिडन, बट उसमें जो इनडायरेक्ट कंपेरिजन रहता है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मेटाफर। इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स सच यूजिंग लाइक और एज, कि हम लाइक और एज वर्ड्स को उसमें यूज़ नहीं करते हैं बट इनडायरेक्ट उसमें कंपैरिजन रहता है। एग्जाम्पल, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन द इन्फेंट फेस, कि ये किसी इन्फेंट मीन्स किसी बच्चे के फेस में चला गया है। अब तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, मेटाफर कैसे हो गया? हियर द पोइट कंपेयर्स द लॉस ऑफ चाइल्डहुड टू अ फॉरगॉटन प्लेस। यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कंपेयर कर रहा है कि बच्चे का जो बचपन है, चाइल्डहुड है, वो कहीं खो गया है, किससे? फॉरगॉटन प्लेस से, है ना। तो उसको, उसके बचपन को, बच्चे के बचपन को किससे कंपेयर किया इन्होंने? फॉरगॉटन प्लेस से, भूली हुई जगह से कंपेयर किया। पर्पस कॉन्वेज कॉम्प्लेक्स इमोशंस इन अ कंसाइज मैनर। मीन्स क्या है कि कंसाइज मैनर, कि किसी छोटे से रूप में, बहुत ही कंसाइज रूप में उसे हम की फीलिंग्स को हम शो करते हैं, उसके इमोशंस को शो करते हैं। सो हियर इट इज फिगर ऑफ स्पीच आपकी कौन सी हो गई? मेटाफर हो गई। नाउ इंजाममेंट, व्हाट इज इंजाममेंट? ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? द कॉन्टिन्यूस ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज बियॉन्ड द एंड ऑफ लाइन। क्या होता है कि जब कोई सेंटेंस आपका या फ्रेज आपका कोई कंटिन्यू होता है बियॉन्ड द एंड ऑफ द लाइन, मीन्स उसमें लाइन का एंड नहीं होता है और एक लाइन से लेके दूसरी लाइन तक जब कोई सेंटेंस चला जाता है, सो हियर आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो इंजामेंट होता है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन द इन्फेंट फेस। अब फिर से यहाँ पर देख लिए, हिडन इन द इन्फेंट फेस, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। अभी हमने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी थी? इसमें मेटाफर पढ़ी थी, क्योंकि पोइट की जो इनोसेंस, उसकी मासूमियत को किससे कंपेयर कर दिया? फॉरगॉटन प्लेस से कर दिया। अब यहाँ पर एक और आपकी पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आ गई, इंजामेंट आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो लाइन को उन्होंने एंड नहीं किया, बट इसका मीनिंग का जो सेंस है या जो लाइन जो कंटिन्यू है, एक लाइन से लेके दूसरी लाइन तक कंटिन्यू हुई है। सो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो आपकी एंजाममेंट होगी। मतलब इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पोइट पूछेगा, एग्जामिनर जो है वो पूछेगा तो एक ही पूछेगा या बोथ ऑफ दीज करके पूछेगा, या ऑल ऑफ एबव भी बोल देगा कई बार, क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन।
अब देखो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन बताया था ना मैंने कि ये पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पर आ जाएगा। पर्सोनिफिकेशन कैसे, अभी तक तो आप बोले थे यहाँ पे एंजायमेंट है, फिर आपने बोला मेटाफर है, अब आप बोले यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, इससे पहले आपने बोला सिम्बोलिज्म है। तो एक लाइन में आपको कितनी सारी फिगर ऑफ स्पीच मिल रही हैं। पर्सोनिफिकेशन कैसे हो गया, एट्रीब्यूशन ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन क्वालिटीज़, कि ह्यूमन क्वालिटीज़ को जब नॉन ह्यूमन क्वालिटीज़ से हम कंपेयर करते हैं या नॉन ह्यूमन क्वालिटीज़ को ह्यूमन क्वालिटी से हम जब कंपेयर करते हैं, सो हियर इट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेज, कि चाइल्डहुड जो है इट इज़ पर्सोनिफाइड। यहाँ पे जो बचपन है वो क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने पर्सोनिफाइड कर दिया है। समथिंग दैट कैन हाइड, कि जिसको छुपाया जा सकता है। बचपन को छुपाया जा सकता है क्या, कोई चीज़ होगी तभी तो आप इसको छुपाएंगे ना, है ना। तो लेकिन यहाँ पे जो लिविंग थिंग को है पर्सोनिफाइड का लिविंग थिंग है और छुपाने का काम इन्होंने कर दिया। तो नॉन लिविंग थिंग से भैया आप जैसे किसी बच्चे की पेंसिल को आप छुपा देंगे, आप किसी के कपड़े छुपा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट होता है आप उसको छुपा सकते हैं। कि बचपन को आप कैसे छुपा सकते हैं, लेकिन बचपन को उन्होंने कैसे सिग्निफाइड कर दिया, नॉन लिविंग थिंग की जगह कर दिया, कि उसको कहीं फॉरगटन प्लेस पे कर दिया, वो कहीं चला गया, उससे कंपेयर कर दिया गया। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गई। डन। मेक्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट रिलेटिवली एंड विविड, कि जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको बहुत रिलेटिव हो जाते हैं और आपके बहुत विविड हो जाते हैं। विविड मीन्स डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं। तो अमानवीय चीज़ों को मानव गुण देना, बचपन को ऐसे दिखाया गया है जैसे कि वह छिप सकता है ना। आया ना समझ में, या बचपन जो है आपका, आप किसी जैसे मान लो आप 5-6 ईयर्स ओल्ड बॉय को देखो, किसी किड को देखो, तो क्या उसका बचपन आप छुपा सकते हो, नहीं छुपा सकते हो। वो तो जब धीरे धीरे एडल्ट होता चला जाएगा 5 और एक एज के साथ, तो वो अपने आप ही एडल्ट दिखने लगेगा, तो आप उसका बचपन कैसे छुपा पाओगे, नहीं छुपा। लेकिन छुपाने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे किसी का ऑब्जेक्ट छुपा दिया, किसी का पेन, किसी का पेंसिल, कोई सामान छुपा दिया, तो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह उन्होंने उसको पर्सोनिफाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच हो गई वो पर्सोनिफिकेशन ही हो गई। आई थिंक ये सारे कन्फ्यूजन्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट ना टोन, व्हाट इज़ द टोन ऑफ दिस पोम। इस पोम का जो है वो टोन क्या है, पोइट्स एटीट्यूड रिफ्लेक्टेड इन द पोम, कि इस पोम में पोइट का जो एटीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। टोन इन द पोम रिफ्लेक्टिव, नॉस्टैल्जिक, कॉन्टेम्पलेटिव, कि पोइट का जो टोन है वो बहुत ही रिफ्लेक्टिव है, नॉस्टैल्जिक है एंड कॉन्टेम्पलेटिव है। नॉस्टैल्जिक का मीन्स क्या होता है कि टू थिंक अबाउट पास्ट, कि जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं और उन घटनाओं को सोचकर आप दुखी होने लगते हैं, तो वो वर्ड जो है नॉस्टैल्जिक कहलाता है ना। सेट द इमोशनल बैकड्रॉप टू द पोम, वही पर्पज़ क्या होता है कि जो इमोशनल जो बैकड्रॉप होता है, कि जब रीडर जो है जब कोई पोम को जो पढ़े तो इमोशनली उससे कनेक्ट हो जाए, है ना। यह कविता की भावात्मक गहराई को लाता है या दर्शाता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या है, डेफिनेशन, हाईलाइटिंग डिफरेंसेस बिटवीन टू आइडियाज़ और सिचुएशन। कॉन्ट्रास्ट कब होता है कि जब दो डिफरेंट आइडियाज़ या सिचुएशंस को हम हाईलाइट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ही क्या हो गया, अपोजिट हो गया ना कॉन्ट्रास्ट। तो दो अपोजिट आइडियाज़ को, व्यूज़ को और सिचुएशंस को जब हम हाईलाइट करते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ contrast. The poem contrasts childhood innocence with adult hypocrisy. यहाँ पर पोइट जो है वो किसी बच्चे की जो मासूमियत है और किसी एडल्ट का जो आडंबर है, पाखंड है, उससे कंपेयर कर रहा है, उसका कंट्रास्ट कर रहा है। कि जो एक बच्चा होता है वो कितना मासूम होता है, कितना सॉफ्ट हार्टेड होता है, उसमें कनिंगनेस नहीं आती है, वो डबल फेस नहीं, वो सिंगल फेस होता है, जो उसके मन में है वही उसके दिल में। बट जब एडल्ट होने लगते हैं बच्चे तो वो हिपोक्रेट्स होने लगते हैं, पाखंड होने लगते हैं, उनके फेस पे कुछ होता है, मन में उनके कुछ होता है। सो नाउ पर्पस क्या है, एम्फेसाइज द पोइट्स रियलाइजेशन ऑफ द लॉस ऑफ द सिंप्लिसिटी, कि पोइट जो है वो ये रियलाइज करता है कि द लॉस ऑफ सिंप्लिसिटी, की जो सिंप्लिसिटी है वो कहीं पर खो गई है। दो विचारों या परिस्थितियों के बीच अंतर को दिखाना बचपन की मासूमियत और वयस्कता का पाखंड को उजागर करता है। कि जो बचपन की जो चाइल्डहुड की जो इनोसेंस होती है और एडल्टहुड की जो हिपोक्रेसी होती है, उसके बीच का जो कंट्रास्ट है
वो पोइट यहाँ पर दिखा रहा है। नेक्स्ट वन इज एंटीथीसिस। अब दूसरी आपकी क्या आ गई यहाँ पर, एंटीथीसिस आ गई। ये जो लाइन है वो फिर से यहाँ पर रिपीट हो गई कि वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम सिग्निफिकेंस आपको बताएंगे। व्हाट इज एंटीथीसिस? द जक्सटापोजिशन ऑफ टू कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द सेम लाइन और फ्रेज। एक ही लाइन में, एक ही फ्रेज में दो कंट्रास्टिंग आइडियाज को जब हम जक्सटापोज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंटीथीसिस। हेल एंड हेवन। हेल एंड हेवन क्या हो गया, स्वर्ग और नर्क। या अभी इससे पहले हमने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी थी, सिम्बोलिज्म। इसको हमने बोला था कि ये गुड और बैड के बीच को सिम्बोलाइज कर रहा है, उनकी फीलिंग्स को सिम्बोलाइज कर रहा है कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिम्बोलिज्म। अब एंटीथेसिस क्या हो गया कि टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क। Purpose: highlights the poet's realization of false beliefs he held in childhood. कि पोइट की जो रियलाइजेशंस है उसको हाईलाइट करता है कि जो फॉल्स बिलीफ होते हैं, जो झूठे जो विश्वास होते हैं, ही हेल्ड इन चाइल्डहुड, जो वो अपने बचपन में देखता है या बचपन में जो उसको मिलते हैं, वो जो बचपन में सुनता है उसके पेरेंट्स या उसके जो रिलेटिव्स उसको जो बताते हैं। नेक्स्ट वन इज आयरनी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा समझने में टफ लगता है बट होती बहुत ईजी है। एक आयरनी, अ सिचुएशन और स्टेटमेंट वेयर द मीनिंग इज एक्सपोज्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। इसमें क्या है कि जो वर्ड्स होता है, जो सिचुएशन होता है, जो सेंटेंस होता है, मीनिंग होता है, वो इसको अपोजिट होता है ना। द मीनिंग इज अपोजिट, मीनिंग जो उसका अपोजिट होता है टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड। मीन्स वही ये करनी कतनी वाली बात हो गई कि जो मीनिंग होगा कुछ बट उसका सेंस दूसरा निकलता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ आयरनी। जिसको हम लोग बोलते हैं ना कई बार कमेंट, अगर जैसे आपको बोले नाउ यू लुकिंग नाइस, तो वो लुकिंग नाइस मतलब ऐसा नहीं कि वास्तव में बहुत अच्छा लगा, बल्कि उसकी कोई ड्रेसिंग सेंस में, उसकी हेयर स्टाइल में, उसमें कहीं ना कोई आपको कुछ कमी सी लग रही है, तो आप उसको कमेंट में क्या बोले, लुकिंग नाइस। मीन्स आप उस पर एक आयरनी दे रहे हैं, आप उस पर कमेंट पास कर रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट वन इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी से पहले इसको देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, एडल्ट्स प्रीच मोरलिटी बट फेल टू प्रैक्टिस इट। कि एडल्ट्स जो हैं वो मोरलिटी मीन्स कि मोरलिटी नैतिकता की तो बातें वो करते हैं, लेकिन वो उसको प्रैक्टिस करने में फेल हो जाते हैं। जैसे कि दे प्रीच ऑफ लव, वो प्यार के उपदेश देते हैं, प्यार की बातें करते हैं, दैट वी शुड नॉट फाइट विद ईच अदर। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पेरेंट्स से हो जाते हैं। कई कई घरों में देखिए पेरेंट्स इतना झगड़ा करते हैं बच्चों के सामने, फिर उनसे बच्चों से वो एक्सपेक्ट करें कि वो बच्चे घर में लड़ाई ना करें। बच्चे जो है, तो छोटा बच्चा अपने बड़े भाई या बहन से कोई गलत वर्ड ना यूज़ करे, पर घर में जो पेरेंट्स है वो एक दूसरे को गलत वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली फादर ऐसे होते हैं कि वो मदर्स को कई बार उल्टे सीधे वर्ड्स करके उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो बच्चे भी कई बार मदर्स से भी उस तरह की लैंग्वेज को यूज़ कर देते हैं। तो इस तरह का जो एटमोसफियर होता है, ये एक आयरनी हो जाती है घर में, कि बच्चों को तो बोल रहे हैं कि नहीं आपको पढ़ाई करना है, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बट रियलिटी में आप खुद ऐसा कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज आयरनी। ये हमारे एडल्ट्स करते हैं कि दे प्रीच मोरलिटी, कि वो नैतिकता की बातें तो करते हैं बट फेल टू प्रैक्टिस इट, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने में मीन्स खुद उसको लागू करने में वो फेल हो जाते हैं। पर्पस, क्रिटिक एडल्ट्स, एडल्ट्स की वो क्रिटिक कर रहा है, आलोचना कर रहा है उनकी हिपोक्रेसी का, उनका आडंबर का, पाखंड का। एंड एम्फेसाइज द पोइट्स डिसइल्यूजनमेंट, और पोइट का जो डिसइल्यूजनमेंट है उस पर वो एम्फेसाइज करता है। सो आई थिंक आयरनी इज क्लियर टू यू। आपको आयरनी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वन इज अपोस्ट्रोफी। नाउ व्हाट इज अपोस्ट्रोफी? नाउ लेट्स डिस्कस। So, apostrophe, a direct address to an absent person, ideas or thing। कि जो है डायरेक्ट एड्रेस आप करते हैं किसी एब्सेंट पर्सन को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को और थिंग को। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। द पोइट एड्रेसेस हिज लॉस्ट चाइल्डहुड एज इट कैन रिस्पॉन्ड। कह रहे हैं पोइट जो है वो अपने लॉस्ट बचपन के, खोए हुए बचपन को एड्रेस करना चाह रहा है, जैसे कि उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, या जैसे उसको कोई उत्तर या रिस्पॉन्ड करना चाहता है या कर सकता है, वट एवर। तो कह रहे हैं एपोस्ट्रोफी क्या है कि जब कोई आप डायरेक्ट एड्रेस करते हैं किसी एब्सेंट पर्सन को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को और थिंग को। तो वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, यहाँ पर आपकी कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, एपोस्ट्रोफी हो गए, यहाँ पर आपका रिफ्रेन भी हो गया,
एक और अभी मैंने आपको कौन सी बताई थी, वो आपको डू इन माई कमेंट बॉक्स. पर्पस, एक्सप्रेस द पोइट्स लॉन्गिंग एंड कन्फ्यूजन पॉइंटेंटली. क्योंकि पोइट का जो कन्फ्यूजन होता है, उसकी जो लॉन्गिंग्स होती है, उसको वो पोइट जो है वो एक्सप्रेस करता है. नेक्स्ट वन इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स में क्या है, स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दैट अपीयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट रिवील्स अ डीपर ट्रूथ. कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो अपीयर्स होता है कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, जैसे कि अपने एंटीथेसिस में पढ़ा, या कि जब कोई टू अपोजिट आइडियाज़ आप पुट टुगेदर, या कंट्रास्ट में अपन ने पढ़ा था कि दो अपोजिट आइडियाज़ एक साथ होते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं. सो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है बट रिवील्स द डीपर ट्रूथ. लेकिन वो बहुत ही गहरा जो ट्रूथ होता है उसको रिवील करता है, उसको शो करता है. माई चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस. मेरा बचपन जो है वो कहीं किसी भूली हुई जगह पर चला गया है. तो यहाँ पर आपने इसको हमने तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया, द कॉन्ट्राडिक्शन इज दैट समथिंग एज सिग्निफिकेंट एज चाइल्डहुड कैन बी फॉरगॉटन. कि एज कोई भी चीज़ इतनी सिग्निफिकेंट है कि चाइल्डहुड कैन बी फॉरगॉटन, कि जो बचपन है वो भूला जा सकता है. शोज द ट्रांजिएंट एंड इल्यूसिव नेचर ऑफ चाइल्डहुड. जो बचपन का एक ट्रांजिएंट एंड इल्यूसिव जो नेचर होता है बचपन का जो होता है उसको दिखाता है. नेक्स्ट वन इज हाइपरबोल. हाइपरबोल मीन्स एग्जाजरेट करना, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना. दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपरबोल. एग्जाजरेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट. कहना है किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा कर करना, क्योंकि हम उसका जो इफेक्ट है या उस पर हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहते हैं. एग्जाम्पल, हेल एंड हेवन could not be found in geography. स्वर्ग और नर्क जो हैं वो ज्योग्राफी में भी नहीं पाए जा सकते हैं, वो भूगोल में भी नहीं पाए जा सकते. यहाँ पर ये हाइपरबोल कैसे होगा, द आइडिया ऑफ नॉट फाइंडिंग हेल एंड हेवन इज एग्जैजरेटेड टू एम्फेसाइज द लॉस ऑफ इनोसेंस. क्योंकि इसमें जो हेल और हेवन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो आइडिया है, वो क्या एग्जैजरेट कर रहा है, ये एम्फेसाइज कर रहा है कि द लॉस ऑफ इनोसेंस, की जो इनोसेंस है, जो बचपन, जो मासूमियत है बचपन की, वो कहीं पर खो गई है. तो इस तरह से इसको हाइपरबोल होना. बट बेसिकली आप इसको एंटीथेसिस में सबसे प्रायोरिटी दीजिएगा. बाद में हाइपरबोल, कि इसमें अगर बोलते हैं कि इसमें हाइपरबोल भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी अगर डाल देते हैं तब इसमें हाइपरबोल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आप इसको एंटीथेसिस में देंगे, बाकी जो और भी आपको बताया है. नेक्स्ट वन इज रियलाइजेशन. रियलाइजेशन मीन्स जोर देने के लिए उपयोग करते हैं. नेक्स्ट वन इज एनाफोरा. एनाफोरा आर अ रिपीटिशन ऑफ वर्ड ऑफ फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ और सक्सेसिव लाइन. कि बिगनिंग में ही या सक्सेसिव स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं वहाँ पर जब कोई लाइन यूज होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ एनाफोरम. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया. पर्पस क्या होता है, क्रिएट्स रिदम एंड एम्फेसाइज द पोइट सेंस ऑफ लॉस एंड क्वेश्चनिंग. कि रिदम को क्रिएट करता है, मीन्स म्यूजिकल इफेक्ट को क्रिएट करता है, और एम्फेसाइज करता है द पोइट सेंस ऑफ लॉस एंड क्वेश्चनिंग, कि पोइट का जो सेंस ऑफ लॉस है और उसका जो क्वेश्चन करने का तरीका है. नेक्स्ट वन इज मूड. मूड क्या है, द इमोशनल एटमोसफियर क्रिएटेड बाय द पोम. कि पोम के द्वारा या पोइट के द्वारा एक बहुत ही इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं. कि रीडर जब मैं रीडर रीड्स द पोम, जब पोम को रीडर पढ़ता है तो वो इतना इमोशनल हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ सच में मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है. मुझे भी लग रहा है कि माई बचपन इज़ लॉस्ट, माई चाइल्डहुड इज़ लॉस्ट. कि मेरा बचपन, मेरा चाइल्डहुड कहीं खो गया है, काश फिर से मैं उसी दुनिया में चली जाऊँ, मैं फिर भी उसी वर्ल्ड में चला जाऊँ, या मैं उसी स्टेज में चला जाऊँ, मेरा बचपन फिर से मुझे वापस आ जाए. तो पोइट जो रीडर होता है वो इतना इमोशनल हो जाता है कि वो बस वो उसी पोम में ही खो जाता है. इस तरह से मतलब वही देखने लगता है उसको चारों तरफ. सो दिस इज कॉल्ड एज अ मूड. तो वही कि एटमॉस्फियर क्रिएट कर देता है पोइट इसमें. रिफ्लेक्टिव, नॉस्टैल्जिक एंड स्लाइटली मेलनकली. नॉस्टैल्जिक, रिफ्लेक्टिव, नॉस्टैल्जिक मीन्स वही टू थिंक अबाउट द पास्ट, और मेलनकलिक थोड़ा सा दुखी हो जाता है, सोच कर भावनात्मक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है वो थोड़ा सा. नेक्स्ट वन इज मेटोनी. क्या है, द रिप्लेसिंग ऑफ द नेम ऑफ समथिंग विद समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद इट. मेटोनी मीन्स
replacing the name of something with replacing the name of something with something closely associated with it, कि किसी का नाम उसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देना और जो उसके पास है में किसी का नाम जो है वो थोड़ा उससे रिलेटेड ही उसका नाम दूसरा नाम दे देना. एन इन्फेंट फेस, किसी बच्चे का फेस इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द इनोसेंस एंड ऑफ चाइल्डहुड, कि उसका जो किसी बच्चे का जो फेस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनोसेंस को, मासूमियत को, एंड चाइल्डहुड को और बचपन को. तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच हो गई वो आपकी मेटोनी हो गई. किसी वस्तु के नाम को उससे संबंधित किसी अन्य शब्द से बदल देना. आया समझ में कि किसी वस्तु को, किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को उससे रिलेटेड ही उससे कोई दूसरा नाम, जैसे हम लोग सब टाइटल बोल देते हैं कई तरह से, उससे को रिलेट कर देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ मेटोनी. नाउ द थीम. थीम क्या है इस पोम की? द सेंट्रल थीम, इस पोम का जो आइडिया है, जो सेंट्रल आइडिया या थीम जो बोल सकते हैं, द सेंट्रल आइडिया और द मैसेज कन्वेड बाय द पोम. क्या कन्वे करता है? द थीम इन द पोम. थीम, 3 पोम्स इस पोम में आपको दिखती हैं. 3 थीम्स. लॉस ऑफ इनोसेंस, जो आपका मासूमियत या बचपन का जो लॉस हो जाता है वो. हिपोक्रेसी ऑफ एडल्टहुड, बचपन जो वयस्क लोग होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, उनका हिपोक्रेसी, पाखंड. एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिविजुअलिटी, और अपनी जो इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी होती है उसकी उसको डिस्कवरी हो जाती है, वो खोज कर लेता है. वो बोलता है ना कि नाउ माई माइंड इज़ माइंड, कि अब जो मेरा मन है वो अब मेरा मन है. मीन्स क्या है कि माई आइडियाज़, माई थाट्स, माई ओपिनियंस, जो कुछ भी है, मेरी फिलॉसफी जो है वो अब मेरे हैं. एंड आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी वन, या नो वन कैन इंस्पायर मी, या कोई मुझे और इंस्पायर नहीं कर सकता है. प्रोवाइड्स अ फिलोसफिकल डेप्थ टू द पोम, ये पोम में एक फिलोसफिकल डेप्थ को दर्शाता है. कविता का मुख्य विचार या संदेश यह बचपन के खोने, वयस्कता के पाखंड और आत्म खोज को दर्शाता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पोम. इस पोम के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. साथ में ये भी हमें समझ में आ गया कि एक लाइन जो है, एक वर्ड जो है, या एक फिगर ऑफ स्पीच को हम दूसरी भी फिगर ऑफ स्पीच के रूप में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम उस तरह से देख सकते हैं. तो क्योंकि एग्ज़ाम में ना कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो बहुत कन्फ्यूज जाते हैं. अरे इसको तो मैंने मेटाफर पढ़ा था, ये सिम्बोलिज्म कैसे हो गया, या इसको तो मैंने एंटीथेसिस पढ़ा था, ये इस तरह से ऑक्सीमोरन में क्या कैसे हो गया. तो बच्चे ना उसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आपने पहले से कोई भी चीज़ को, पहले से ही किसी पॉइंट को अगर क्लियर करके रखा हुआ है, बोथ ऑफ दीज कैसे हो सकते, क्योंकि वो उसमें कई बार बोथ ऑफ दीज भी हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज तो नहीं होता. तो आती हुई चीज़ को भी ना बच्चे गलत कर जाते हैं. उसका एक मेन कारण यही होता है कि वो अच्छे से रीजन नहीं करते हैं, या कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं. तो इस पोम से लेके जितने वो डीप एनालिसिस अपन कर सकते थे वो हम लोगों ने किया. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इट. हाँ एक चीज़ और, ये पोम जो है वो फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है, जो कि मैं बताना भूल गई कि दिस पोम इज़ रिटन इन अ फ्री वर्ड्स. ये पोइट ने अपने फीलिंग्स को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया है, फ्री वे में एक्सप्रेस किया है. सो नाउ अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इट.